हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग जो है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम देखेंगे इंडिया में कि बैंक कब से कैसे स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1770 में 1770 में पहला जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान ओपन हुआ था। ये फर्स्ट बैंक था जो कि मतलब कि कलकत्ता में ओपन हुआ था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट बैंक था जो कि कलकत्ता में ओपन हुआ था। ये इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद तीन बैंक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो है यहाँ पे ओपन होते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल हो गया और बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। ठीक है, ये थ्री प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, बॉम्बे, बंगाल और यहाँ पे मद्रास। तो यहाँ पे 1806 में हुआ था, ये 1840 में, 1843 में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक साथ तीनों नहीं हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आता है, फिर यहाँ पे फर्स्ट कमर्शियल बैंक है यहाँ पे जो कि बना था, ये अवध कमर्शियल बैंक है। तो ये 1881 में बना था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1881 में बना था। ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना था 1885 में, सॉरी 1885 में बना था। तो ये चीज़ याद रखना। उसके पहले जो है ये अवध कमर्शियल बैंक बन चुका था। उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आता है जो कि लाहौर में बना था। ये 1895 में बना था। मतलब जो 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके 10 साल बाद बना था। तो ऐसे ही थोड़ा कोरिलेट करके हमको चलना है। नेक्स्ट आप आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1921 में बनता है। यहाँ भी याद रखना 1921 में बनता है। लेकिन जो ये बैंक होता है ना, इन तीनों जो प्रेसिडेंसीज बैंक होते हैं इनको मर्ज करके बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो बैंक यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल होता है, बैंक ऑफ बॉम्बे होता है, बैंक ऑफ मद्रास होता है, इन तीनों को मर्ज करके जो है यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1935 में यहाँ पे सेंट्रल बैंक आरबीआई बनता है, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद क्या होता है आपका 1949 में जो है गवर्नमेंट इंडिया पास करती है क्या, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसके थ्रू एम्पावर करती है आरबीआई को क्या करने के लिए, सुपर वाइज और जो है यहाँ पे एज अ रेगुलेटर। ठीक है, सुपरवाइजर एज अ एंड रेगुलेटर के रूप में। उसके बाद जो है 1955 में जो ये इंपीरियल बैंक होता है इसको जो है नेशनलाइज करा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका जो है इसको एज अ एसबीआई जो है इस्टाब्लिश करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 में बनता है। ये क्या रहता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहता है। इसको जो है नेशनलाइज करके यहाँ पे एसबीआई इसका नाम करा जाता है। तो याद रखना, पहले ये तीनों बैंक होते हैं यहाँ पे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एसबीआई बन जाता है। फिर जो है 1969 में जो है नेशनलाइज किया जाता है 14 प्राइवेट बैंक को। उसके बाद जो है 1980 में जो है 6 जो है और बैंक को नेशनलाइज करा जाता है। फिर आपका 1981 में क्या होता है, पंजाब एंड सिंध जो है बैंक बनता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे वो पंजाब बैंक रहता है जो लाहौर में, जो 1895 बनता है, उसी का जो है नाम यहाँ पे फिर से रीनेम करा जाता है। आगे यहाँ पे 2013 में क्या होता है, यहाँ पे भारतीय महिला बैंक बनता है मुंबई में। ये फर्स्ट जो है बैंक होता है जिसमें जो है मतलब इंडियाज फर्स्ट ऑल वीमेन बैंक होता है। ये 2013 में जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 2017 में क्या होता है कि मर्जर ऑफ एसबीआई होता है, एसोसिएट बैंक एंड द भारतीय महिला बैंक। तो यहाँ पे 2017 में इन सब का क्या हो जाता है, मर्जर हो जाता है। तो ये थोड़ा एक प्रकार से इवोल्यूशन था। तो थोड़ा पता होना चाहिए कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा कब ईयर में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है सोर्स ऑफ द सम नेचुरल एसिड। तो यहाँ पे देखिए टार्टरिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है और केला में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेप्स, टार्मिड एंड बनानास। उसके बाद यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है जिसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर, सिरका में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर आपका होता है साइट्रिक एसिड होता है। ये नींबू हो गया, संतरा हो गया, सभी खट्टे फल में ये पाया जाता है। फिर यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड में क्या होता है, टमाटर होता है, टमाटर में पाया जाता है, स्पिंच मतलब पालक में पाया जाता है ना, ब्रोकली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड याद रखना। जैसे आपने गाना सुना होगा ना, ओ आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, तो ये मज़ेदार इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इसे याद रखना। उसके बाद स्पिंच में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है। अगेन यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड में मतलब दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो याद रखना, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, दही में, कर्ड में। उसके बाद जो है मैलिक एसिड जो है एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, मतलब एम होता है ना, एम पीएम, तो एम से जो है याद कर लेना मैलिक एसिड जो है एप्पल में पाया जाता है। तो ऐसे याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि विटामिन सी ही होता है। तो ये आंवला में हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, ऑरेंज, इन सब में पाया जाता है। फिर फार्मिक एसिड होता है, ये स्टिंग ऑफ द एंड्स होता है और स्टिंग ऑफ नेटल होता है। तो ये भी याद रखना, जो मतलब जो वो चींटियाँ जो होती है जो काटती है ना, जो हम लोगों को जो है मतलब दर्द होता है, पेन होता है, वो फार्मिक एसिड की वजह से ही होता है। तो ये भी याद रखना। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। टार्टरिक एसिड हो गया, अंगूर इमली केला हो गया, एसिटिक एसिड हो गया आपका सिरका में हो गया, फिर साइट्रिक एसिड हो गया नींबू संतरा, ये सब हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटर होता है, याद कर लेना, स्पिंच होता है, फिर बारकली होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैलिक एसिड एम एप्पल से याद कर लेना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जो कि विटामिन सी होता है, ये आंवला जो है, अमरूद पपीता ऑरेंज इन सब में पाया जाता है। फिर फॉर्मिक एसिड जो होता है, स्टिंग ऑफ एंड्स होता है, ये चीज़ याद रखना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो वो जो है ये चीज़ है। फिर यहाँ पे ऑल 3 एलिमेंट मतलब आर 11 एलिमेंट लिस्टेड एज इसेंशियल फॉर द लाइफ। तो हमारी जो है बॉडी में कौन सा एलिमेंट कितने मात्रा में पाया जाता है, ये यहाँ पे मेंशन है। एक्चुअली में देखो हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, फिर यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। इसको हम याद करते हैं नो ए सी, ठीक है, नो ए सी से। नो ए सी मतलब नो का मतलब क्या होगा, पहले सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर यहाँ पे कार्बन होता है। बट अगर हम अपने बॉडी में बात करें ना, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फर्स्ट पाया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी में फोर्थ प्लेस पे आता है। उसके बाद फिर कैल्शियम होता है, फिर फास्फोरस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, सोडियम होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। अब इसको हमको याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे जो है ये 65% होता है ऑक्सीजन, और कार्बन जो है हमारी बॉडी में कितना होता है, 18.5% होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो 9.5% होता है, और जो है नाइट्रोजन जो होता है वो 3.2% होता है। तो यहाँ पे कम से कम 4 तो पता होना चाहिए। इसको याद कैसे, तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर आप क्या बोलते हो, फिर आप बोलते हो ऑक्सीजन कहाँ है। उसके बाद फिर आप बोलोगे ऑक्सीजन कहाँ है एंड नाइट्रोजन कैसे फैला फर्श से, मतलब फर्श पे रखा था नाइट्रोजन और वो गिर के जो है मतलब कि ज़मीन पे आ गया। तो आप ये बोलते हो कि ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कैसे फैला फर्श, फर्श से कैसे फैला फर्श से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे याद करो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हो गया, कहाँ से मतलब कार्बन हो गया, है से मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर कैसे का मतलब हो गया कैल्शियम, फैला का मतलब हो गया फास्फोरस, पी एस से ना फा बनता है, फैला से हो गया फास्फोरस। उसके बाद फर्श से हो गया पोटेशियम, मतलब पी से यहाँ से पोटेशियम हो गया, और इससे से मतलब हो गया सल्फर। तो यहाँ तक तो आपको याद हो जाता है। फिर यहाँ पे 3 बचते हैं, सोडियम, यहाँ पे यसियम होता है, मतलब सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम। ये तीनों की क्वांटिटी क्या होती है, एकदम सेम मात्रा में होती है, 2.2 0.2% 0.2% 0.2%। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ध्यान देना है, क्योंकि जो है 9 नंबर पे क्या आता है, सोडियम आता है, जिसको जैसे हम लोग ना साल्ट का यूज़ करते हैं, तो वहीं से हमको मिलता है ये। तो याद रखना ये जो है 9th प्लेस पे आता है। उसके बाद इन सब के बाद जो है सोडियम आता है, बस इतना ही हमको याद रखना है। ये ट्रिक से आप जो है पूरा का पूरा याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है। ये आर्टिकल जो है 266 के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इसमें सभी प्रकार के जो है क्रेडिट किए जाते हैं, और यहीं से जो है पेमेंट के लिए पैसे भी यहीं से निकाले जाते हैं, ठीक है। ये जो है क्या होता है, एक लीगली अथॉराइज होती है पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, और इसको जो है यहाँ से पैसा जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही निकाला जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही निकाला जाता है, याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, ये भी आर्टिकल 266 के अंतर्गत आता है। ये क्या होता है, कंटेंट ऑल द पब्लिक मनी अदर देन दोज क्रेडिटेड टू द, यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता, वो सब कहाँ पे रखा जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एफईजी डिपॉजिट होता है, जुडिशियल डिपॉजिट हो गया, सेविंग बैंक्स हो गया, एंड डिपार्टमेंटल डिपॉजिट हो गया, रेमिटेंस हो गया। तो ये सब रेमिटेंस मतलब क्या होता है, जो आपका विदेश से पैसा आता है वो सब कहाँ पे जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे, मतलब जो विदेश में रह के जो लोग पैसा भेजते हैं ना, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो अगेन होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये इमरजेंसी में यूज़ होता है, ये आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है। तो इसके पहले जो दोनों थे वो 266 के अंदर आते थे, ठीक है। ये वाला 267 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि जो है ये अमाउंट जो है डिसाइड बाय द पार्लियामेंट आर पेड इन द दिस फंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसमें कितना पैसा रहेगा ये किसके द्वारा डिसाइड करा जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड करा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो है प्रेसिडेंट जो है ये मतलब कि जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है उसमें प्रेसिडेंट जो है ये करता है, ठीक है। एंड इसको जो है होल्ड किया जाता है किसके द्वारा, जो है फाइनेंस जो है यहाँ पे होल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, तो यहाँ पे याद रखना जो है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से वर्क करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कुछ इक्वल स्टेटस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। देखो जो राज्यसभा का यहाँ पे देखेंगे ना, इस वाले केस में देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इक्वल जो है पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पोजीशन जो है सेम होता है। फिर यहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, दोनों में भी यहाँ पे पोजीशन सेम होगा। फाइनेंशियल बिल है अंडर आर्टिकल 2, सॉरी फाइनेंशियल बिल जो है
सेकंड वाला है उसमें भी जो है सेम होता है। फिर यहाँ पे इलेक्शन एंड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें भी क्या होता है, सेम होता है। एंड यहाँ पे अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड द इमरजेंसी, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस हो गया उसका अप्रूवल और इमरजेंसी का अप्रूवल, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। इसका राज्यसभा और लोकसभा का पावर। लेकिन अनइक्वल कहाँ पे होता है, मनी बिल में केस में जो है, मनी बिल के केस में क्या होता है, ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश की जा सकती है, राज्यसभा में पेश नहीं की जा सकती है। और राज्यसभा ना तो इसको अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है। अगेन यहाँ पे फाइनेंस बिल जो फर्स्ट वाला होता है, ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। जबकि फाइनेंस बिल जो है दोनों, फाइनेंस बिल जो सेकंड होता है ये कहीं भी किया जा सकता है। अगेन मतलब लोकसभा राज्यसभा कहीं भी किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे स्पीकर जो होता है वो जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड करता है। जिससे जॉइंट सिटिंग होती है ना, जॉइंट सिटिंग जब प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ पे जो स्पीकर होता है वही जो है प्रेसिडाइज करता है। तो यहाँ पे जो है इस लोकसभा की स्पेशल पावर हो गई, ठीक है। यहाँ पे याद रखना अभी तक हमारे पास 3 जॉइंट सिटिंग ही हुई है, ठीक है। टोटल जो है 3 जॉइंट सिटिंग ही हुई है। अगेन यहाँ पे होता है राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस बजट, मतलब बजट को ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोट फॉर ग्रांट के लिए ये वोट नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे होता है कि अगर इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास करना होता है, मतलब इमरजेंसी का जो है डिसकंटिन्यू करना होता है, तो ये सिर्फ लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। फिर यहाँ पे होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है सिर्फ ये लोकसभा में आता है, ठीक है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता। तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर होते हैं राज्यसभा के, जैसे आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, तो वो राज्यसभा जो है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से जो है मतलब बिल को पास करके जो स्टेट लिस्ट है उसमें से जो मतलब कि मेंशन है उसके थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि वो उस लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 312 होता है जो कि ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है, ठीक है। तो ये इतने हमारे जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आज के, मतलब आज के क्या न्यूज़ थे, ये स्टैटिक न्यूज़ हैं बट जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू।